हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं सन्मय प्रकाश और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल सरकारी जॉब न्यूज़। ये 16 मई 2020 के इंपॉर्टेंट करंट क्वेश्चन हैं। इसका पीडीएफ अवेलेबल है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में विद नोट्स, ओके, एमसीक्यू के रूप में। पहला क्वेश्चन लेते हैं। केंद्र सरकार ने अनाज, दलहन, तिलहन, प्याज और आलू को नियंत्रण मुक्त यानी डी रेगुलेट और भंडारण सीमा समाप्त करने के लिए किस कानून में बदलाव करने का ऐलान किया है? इसका आंसर होगा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955। ओके, इंग्लिश में कहते हैं इसे एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट 1955। ठीक है, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने लगातार तीसरे दिन आत्मनिर्भर अभियान के तहत अपनी घोषणाएं की हैं। कल यानी 15 मई को उन्होंने ये सब ऐलान किया। बहुत सारे ऐलान किए, टोटल 11 ऐलान हैं, तो उन सब के बारे में भी आगे बताएंगे। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है। ओके, तो इसको केंद्र सरकार की तरफ से एग्रीकल्चर के क्षेत्र में प्रशासनिक सुधारों के तहत देखा जा रहा है। ठीक है, इसे ये होगा तिलहन, दलहन और कुछ अनाजों के जो है उस डीरेगुलेट करने से होगा कि फसल की बेहतर कीमत मिल पाएगी, ऐसा सरकार का कहना है। ठीक है, भंडारण को लेकर कोई स्टॉक सीमा नहीं रहेगी। तो ये आवश्यक वस्तु अधिनियम जो 1955 हो क्या है? 1955 में संसद ने इसको पारित किया था और इसकी मदद से सरकार जो है वो आवश्यक वस्तुओं का उत्पादन, आपूर्ति और वितरण यानी प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन और पहुंचाने का काम, उन सब पे नियंत्रित करती है उस सब कामों को, ताकि उपभोक्ता तक जो सामान सही कीमत पे मिल सके, उसको बहुत ज़्यादा पे नहीं करना पड़े। ओके, और इस चीज़ों की वजह से अब ये माना जा रहा था कि उसकी वजह से किसानों को सही कीमत नहीं मिल पाती है। किसान जो है डायरेक्ट किसी को नहीं बेच सकते हैं, और चूँकि भंडारण की एक सीमा थी, सरकार द्वारा तय कर दिया जाता था ताकि कीमत ज़्यादा ना बढ़े, कोई उसको जमा करके जमाखोरी ना कर ले, तो उसकी वजह से इस कानून को लाया हुआ था। लेकिन अब सरकार का ये कहना है कि अब इसकी ज़रूरत नहीं है, ताकि किसानों को ज़्यादा कीमत मिल सके और वो जिसे चाहें वो बेच सकें, इसलिए ऐसा किया गया है। अब आगे बताते हैं अगले पॉइंट में कि टोटल 11 जो ऐलान किए हैं निर्मला सीतारमण ने, वित्त मंत्री ने, आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत तीसरे दिन, तो उसके बारे में आपको डिटेल बताते हैं। ओके, पहला है एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 1 लाख करोड़ रुपए का फंड। इस फंड के तहत ये होगा कि अलग अलग जगहों पर देश भर में वेयर हाउसेज, इसके अलावा जो कृषि से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं उसके लिए फंड मुहैया कराया जाएगा। दूसरा है माइक्रो फूड एंटरप्राइजेज को 10,000 करोड़ रुपए का एक तरह से लोन दिया जाएगा। तीसरा है मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए 20,000 करोड़ रुपए उसके लिए अलॉट किए जाएंगे। चौथा है पशुओं के टीकाकरण के लिए 13,343 करोड़ रुपए दिए जाएंगे। पशुपालन सेक्टर के लिए उसके इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 15,000 करोड़ रुपए जारी किए जाएंगे। छठा है औषधीय पौधों के लिए 4,000 करोड़ का एलोकेशन किया जाएगा। मधुमक्खी पालन करने वालों के लिए 500 करोड़ रुपए उनको लोन के रूप में एलोकेट किए जाएंगे। ओके, आठवां है टीओपी यानी टोमेटो, पोटैटो और प्याज, ओनियन। ओके, तो इनकी योजना जो थी उसके तहत बाकी सब्जियों और फलों को भी लाया जाएगा। उससे क्या होता है कि सरकार द्वारा मदद मिलती है। नौवां है आवश्यक वस्तु अधिनियम में बदलाव होगा, जो मैंने क्वेश्चन में आपको बताया था। अगला है एग्रीकल्चर मार्केटिंग रिफॉर्म, तो उसमें जो है कानून में बदलाव लाया जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को उसके लॉ में चेंजेस किए जाएंगे ताकि बड़े पैमाने पर जो है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग हो सके। और अगला है किसानों के लिए कानून में कुछ बदलाव होंगे। तो देखिए, ये जो 11 पॉइंट्स जो आप देख रहे हो मेरे बगल में, उनमें से बहुत सारे पॉइंट जो है, जो एलोकेशन है ना, ऑलरेडी जो बजट आया था केंद्र सरकार का 2020-21 का, उसमें इसके बारे में बताया जा चुका है। लेकिन चूंकि इस योजना में लोगों को ये बताना है कि हम कुछ काम कर रहे हैं, तो इन सबको फिर से एक तरह से दोहरा दिया गया है। जैसे एक और उदाहरण दो, पशुओं के टीकाकरण, इसके बारे में कहा गया कि हम 13,000 करोड़ रुपए हम उसके लिए देंगे, लेकिन ये तो ऑलरेडी चल रहा है। ये जो योजना है पशुओं से के टीकाकरण से रिलेटेड, पिछले साल मथुरा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आकर उस योजना का उद्घाटन किया था, शुरुआत की थी। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। वर्ल्ड बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम लोन देने का ऐलान किया है? आंसर होगा इसका 1 अरब डॉलर यानी 7,500 करोड़ रुपए। ठीक है, 2 किस्तों में मिलेगी। एक किस्त में 750 मिलियन डॉलर होंगे यानी 5600 करोड़ रुपए होंगे, और दूसरे किस्त में 250 मिलियन डॉलर होंगे यानी 1900
करोड़ रुपए होंगे। ठीक है, तो कहाँ पर खर्च हुई ये रकम? ये रकम प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में खर्च हुई। दरअसल इस योजना के तहत केंद्र सरकार ने इसी मार्च 2020 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1.7 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी कि कोरोना में हम गरीबों के कल्याण के लिए ये पैकेज देते हैं। ओके, तो उसमें यह था कि 80 करोड़ गरीबों को हर महीने 5 किलो गेहूं या चावल और 1 किलो मुफ्त दाल देनी थी। इसके अलावा 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को अगले 3 महीने तक 500 रुपये देने का ये प्रावधान था। उसमें से कुछ दिया भी गया था। ओके, और इसके अलावा था मनरेगा के तहत मजदूरी को 182 रुपये से बढ़ाकर 202 रुपये किया जाना। फिर अगले 3 महीने में 8 करोड़ गरीब परिवारों को गैस सिलेंडर मुफ्त दिया जाना। तो इन सब के लिए ये सब योजना जो है उसके बारे में ऐलान हो गया था, लेकिन चूंकि फंड की बहुत दिक्कत चल रही थी सरकार के पास, तो वर्ल्ड बैंक की बात हो रही है। अध्यक्ष कौन है? डेविड मलपस। ओके, मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन डीसी, यूएसए में। अगला क्वेश्चन है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने कोरोना महामारी से लड़ने के लिए भारत को कितनी रकम आपातकालीन सहायता कर्ज के रूप में दिया है? इमरजेंसी असिस्टेंस लोन। इसका आंसर होगा $1 अरब। सेम जैसे वर्ल्ड बैंक ने जितना दिया है उसी तरह से इसने भी दिया है, न्यू डेवलपमेंट बैंक ने। ओके, 7,500 करोड़ रुपए होते हैं। न्यू डेवलपमेंट बैंक किनका है? तो ब्रिक्स देशों का ये बैंक है और उसी के तहत ये रकम मिली है और इसका भी यूज गरीब कल्याण योजना और दूसरी योजनाओं में किया जाएगा, मानवीय और सामाजिक सहायता के लिए लोगों को। ओके, तो न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये जो बैंक है उसके अध्यक्ष कौन है इस वक्त? केवी कामत। ओके, मुख्यालय कहाँ है? शंघाई, चीन में। अगला क्वेश्चन है, आलोचनाओं के बाद किस राज्य ने श्रमिकों से 12 घंटे तक काम कराने की छूट संबंधी फैक्ट्री एक्ट के संशोधन की अधिसूचना को रद्द कर दिया? इसका आंसर होगा उत्तर प्रदेश। देखिए, श्रम कानूनों के तहत उत्तर प्रदेश ने जो है रजिस्टर्ड कारखानों को युवा श्रमिकों से कुछ शर्तों के साथ एक दिन में 12 घंटे तक काम कराने की एक अधिसूचना जारी की थी। ओके, बड़ा ऐलान किया गया था कि हम लेबर लॉ में बहुत बड़ा रिफॉर्म ला रहे हैं ताकि जो बाहर के उद्योग हैं वो आ सकें। 8 घंटे का जो नियम था काम करने का उसको चेंज करके 12 घंटे कर दिया गया था। तो इसको अब निरस्त कर दिया गया क्योंकि बहुत आलोचना हुई इसकी और ये मामला जो है वो इलाहाबाद हाई कोर्ट भी पहुंच गया था और वहां पर सरकार को ऐसी आशंका थी कि वहां उसका फैसला पलट जाएगा, तो इसलिए सरकार ने अपनी अधिसूचना को रद्द कर दिया। देखिए, लेबर लॉ चेंज करने की जो अभी परंपरा शुरू हुई थी अभी हाल ही में, यूपी सरकार ने शुरुआत की थी और उसके बाद तमाम राज्य, बहुत सारे राज्यों ने लेबर लॉज में चेंज कर दिए थे। ओके, और उसमें बड़ा कदम ये था कि 8 घंटे की जो काम की अवधि है उसको बढ़ाकर 12 घंटे कर दिया गया था, जिसके लिए मई दिवस हम लोग मनाते हैं। मई दिवस मतलब मजदूर दिवस मनाते हैं, लेबर डे मनाया जाता है। इसी वजह से मनाया जाता है कि काम की जो अवधि थी उसको 8 घंटे तय किया गया था। उस दौरान बहुत आंदोलन हुए थे इसके लिए अमेरिका में और उसी के बाद जो है वो उसको 8 घंटे की समय सीमा रखी गई थी कि इतने देर काम कराया जाएगा। इससे ज़्यादा काम कराया जाता है तो डबल तनख्वाह मिलेगी, डबल पैसे मिलेंगे। तो इस सब को सरकार ने, यूपी सरकार ने जो है वो ख़त्म करके 12 घंटे की अवधि का कर दिया था। हालांकि उसने किया था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम होता है तो कुछ पैसे एक्स्ट्रा मिलेंगे, लेकिन बहुत सारे जो नियम थे पहले के वो रद्द कर दिए थे और एक तरह से कंपलसरी सा कर दिया गया था 12 घंटे का काम करना। तो सरकार को अब पीछे कदम हटाना पड़ा है क्योंकि काफ़ी किरकिरी हो रही थी इसकी। अगला क्वेश्चन लेते हैं, किस संगठन के प्रमुख रॉबर्टो एजेवेडो उन्होंने अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा की है? इसका आंसर होगा विश्व व्यापार संगठन यानी WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। देखिए, जिस वक्त पूरी दुनिया जो है वो उसका कारोबार, बिजनेस, ट्रेड वो सब कोरोना वायरस की वजह से बहुत बुरी तरह इफेक्टेड है, तब उन्होंने जो है इस्तीफा देने की पेशकश कर दी। WTO की सदस्यों की एक बैठक थी, उसी में उन्होंने कहा कि 31 अगस्त 2020 तक वो अपने पद से इस्तीफा दे देंगे। मतलब उतने तारीख को एक तरह से 31 अगस्त तक वो इस पद पर हैं, उसके बाद वो हट जाएंगे। अपनी समय सीमा से पहले ही वो इस्तीफा दे रहे हैं। हालांकि उन्होंने इसकी वजह जो है पारिवारिक कारण बताया। तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन इसकी जो स्थापना है वो कब हुई थी? 1 जनवरी 1995 को। मुख्यालय कहाँ है? स्विट्जरलैंड के जेनेवा शहर में।
और इस संगठन के सदस्य देश जो हैं 164 हैं और भारत तो शुरू से ही इस संगठन का सदस्य रहा है और दुनिया भर में जो कारोबार होता है उसका 98% जो कारोबार होता है वो WTO के दायरे में होता है। अगला क्वेश्चन लेते हैं, फेसबुक ने एनिमेटेड इमेज यानी GIF बनाने वाली किस कंपनी का अधिग्रहण किया है? इसका आंसर होगा जिफी। ओके, अब ये इंस्टाग्राम का हिस्सा बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्व राष्ट्रीय टेबल टेनिस चैंपियन मनमीत सिंह वालिया का निधन हुआ है, तो कब हुआ निधन? आंसर होगा 11 मई को। पिछले 2 साल से वो बीमार थे और 58 ईयर के थे। अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र के वर्ल्ड इकोनॉमिक सिचुएशन एंड प्रोस्पेक्ट्स, तो उस रिपोर्ट है उसके अनुसार भारत की GDP 2020 में कितना रहने की संभावना है? आंसर होगा 1.2%। ओके, ये 1.2% जो है संभावना जताई गई है। हालांकि 2021 में 5.5% की विकास दर GDP ग्रोथ रेट रहने की उम्मीद जताई गई। ओके, अगला क्वेश्चन है, तमिलनाडु सरकार ने कोविड-19 से बिगड़ी अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए RBI के किस पूर्व गवर्नर की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है? इसका आंसर होगा सी रंगराजन। ठीक है, 24 सदस्य हैं इसमें। ओके, तमिलनाडु की बात हो रही है तो मुख्यमंत्री कौन है? के पलानीस्वामी और गवर्नर कौन है? बनवारी लाल पुरोहित। तो दोस्तों ये था इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स और आपको बता दूं कि 2020 का जनवरी टू अप्रैल करंट अफेयर्स अवेलेबल है PDF के रूप में, नोट्स के साथ है, MCQ भी है, तो देख सकते हैं, डाउनलोड कर सकते हैं, इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में देख लेना। और 2019 का भी टोटल करंट अफेयर्स है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में। और हाँ, अभी जो आप करंट अफेयर्स देख रहे थे उसका PDF जो है फ्री में अवेलेबल हो गया है, मेरे बगल में डाउनलोड कीजिए क्लिक करके लिंक पे। ओके, और इसे डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। और हाँ, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है अब तक जरूर करें, साथ में बेल आइकन दबाना मत भूलना।